Hello and welcome to today's presentation on how to prepare for examination for online MCQ एग्जाम। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड सीईओ एमजीवीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आप सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी ने इस साल जो एग्जामिनेशन पैटर्न रखा हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो एमसीक्यू पैटर्न है। रेगुलर हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न है। और स्टूडेंट्स के माइंड में इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि पेपर कैसा होगा, कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, कैसे हम उस पेपर के लिए प्रिपेयर करें। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन एक कंप्लीट सोल्यूशन है इन बातों के लिए। आज के इस प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ये 4 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। व्हाट आर द एसपीपीयू रूल्स, यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है और उस सर्कुलर में यूनिवर्सिटी ने बताया है कि एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या होगा। उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर गैदर किए हुए हैं और उन पॉइंट्स के बेस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी के वो कौन से नॉर्म्स है, यूनिवर्सिटी के वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए फॉलो करने हैं और जो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखने हैं। सेकंड जो टॉपिक होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न होता कैसा है। एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न, हम बेसिकली जो एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न, अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पैटर्न्स देखे हुए हैं, बट हाउ अ एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न इज लाइक, तो कैसा होगा, मैं आज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी फॉर एमसीक्यू। बेसिकली अभी तक उन्होंने जितना भी स्टडी किया हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए स्टडी किया हुआ है। अब अगर उनको एमसीक्यू पैटर्न के लिए स्टडी करना है तो एमसीक्यू पैटर्न के लिए वो स्टडी किस तरह से करें, ये मेनली आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स। तो एग्जाम को अटेम्प्ट किस तरह से करना, तो ये 4 मेन टॉपिक्स पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये 4 मेन टॉपिक्स आज के इस प्रेजेंटेशन का पार्ट होंगे। फर्स्ट जो है वो एसपीपीयू रूल्स। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये सावित्रीबाई फुले ने एक, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने एक जो है रूल इशू किया हुआ है, एक परिपत्रक उन्होंने दिया हुआ है। ये परिपत्रक की एक कॉपी मैंने आपके सामने रखी हुई है। इस परिपत्रक में जो उन्होंने, ये जो सर्कुलर उन्होंने इशू किया हुआ है, इस सर्कुलर में जो पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होने चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करेगी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी ने सेट किए हुए हैं इस एग्जाम्स के लिए। ये मेनली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते जाएंगे और मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स बताता जाऊँगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, एग्जाम विल कॉमेंस फ्रॉम 10 अप्रैल 2021। तो एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं आपके, वो 10 अप्रैल से कॉमेंस होने वाले हैं। 10 अप्रैल के बाद अब जो भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी जैसे भी शेड्यूल करेगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लिए, फिर उसमें अलग अलग पैटर्न्स है। 2019 पैटर्न के कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ 2013 पैटर्न के कुछ स्टूडेंट्स है। वट एवर बी द स्ट्रीम, आपका कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग, वट एवर बी, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हर एक के लिए यूज़फुल है और ये रूल्स जो है यूनिवर्सिटी ने सबके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो एमसीक्यू होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। एमसीक्यू का फुल फॉर्म जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम होंगे ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का ये एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 1 घंटे का होगा। आपको जो भी आपने मोबाइल ऑप्ट किया होगा, या तो आप मोबाइल से उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो या सिस्टम से, आपके लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम विल बी 1 आवर, 1 घंटे के लिए एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स विल बी 50। आपका जो मार्किंग होगा, मैक्स मार्क्स विल बी 50। 50 मार्क्स के लिए, 1 घंटे के लिए 50 मार्क्स के लिए आपका ये एग्जाम होगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न आगे रहा हो, आपका 70 पैटर्न हो, आगे चलकर वो पॉइंट और फिर से कवर करूंगा मैं कि आपका 70-30 वाला पैटर्न है। आपको 30 मार्क्स के लिए इंटरनल कॉलेज देने वाली है और 70 मार्क्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी देगी। तो ये 50 को वो 70 में कन्वर्ट करने वाला है। आगे मैं इस बात को और क्लियर करूंगा। तो 1 घंटे के लिए एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 50। इट कंटेन्स 60 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। जो आपका पेपर कंटेन करेगा उसमें 60 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे, आप कोई भी 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप 60 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 50 ही मार्क्स, 50 राइट आंसर्स विल बी कंसिडर। यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है,
आउट ऑफ विच 50 आंसर्स विल बी कंसिडर, 50 राइट आंसर्स विल बी कंसिडर। तो यूनिवर्सिटी जो है वो 50 आंसर्स को ही, सही 50 आंसर्स को ही कंटेन करेगी, सही 50 आंसर्स को ही वो कंसिडर करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई आपने पूरे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका 55 स्कोर गया, तो यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्स आपको 50 ही मार्क्स देगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया हुआ था यूनिवर्सिटी को, तो वो रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर ही आपका एग्जाम टाइम टेबल आएगा, आपका हॉल टिकट आएगा, आपका आईडी पासवर्ड आएगा एग्जामिनेशन के लिए, या मोबाइल के थ्रू आपको जो आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी को, उसके थ्रू मोबाइल मैसेजेस आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एग्जामिनेशन हॉल टिकट, टाइम टेबल, आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ऑन योर ईमेल आईडी और योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यूनिवर्सिटी के पास दिया हुआ है उस पर ये मेनली आपके ये इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। 100% सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म और एनुअल पैटर्न। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पैटर्न पर अगर आप हो, 2019 पैटर्न में अगर आप सेमेस्टर पैटर्न में हो, या 2013 के आप सेमेस्टर पैटर्न में हो, तो 100% सिलेबस कवर करेगा ये पेपर। और एनुअल पैटर्न में भी अगर है, जैसे बैकलॉग वालों के भी एग्जाम्स हैं तो एनुअल पैटर्न में भी ये एग्जामिनेशन जो है वो 100% सिलेबस ही कवर करेगा। बी केयरफुल, आपको पूरा सिलेबस स्टडी करना है, आपको सेमेस्टर पूरा कंप्लीट स्टडी करना है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीट योर इंटरनल एग्जाम्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम। 10 अप्रैल से आपके रेगुलर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कॉलेज इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट करती है। अगर आपने उन इंटरनल एग्जाम्स को नहीं अटेम्प्ट किया हुआ है अभी भी, तो आप कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हो। आप उन इंटरनल एग्जाम्स का जो है वो शेड्यूल कॉलेज आपको कर देगी और कॉलेज के थ्रू आपके वो इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। बट इंटरनल एग्जाम्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, क्योंकि जो जब तक आपके इंटरनल एग्जाम्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर भी कर लिया तो भी आपको वो जो है ये जो मार्क्स हैं, आपको यूनिवर्सिटी वाली मार्क्स जो आप अभी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो, वो मार्क्स आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। तो बी केयरफुल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जिन जिन फैकल्टीज़ में होते हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उनके रेगुलर एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स है ये कंप्लीट हो जाने के बाद कंडक्ट किए जाएंगे। फिर वो प्रैक्टिकल हो गया, डिजर्टेशन हो गया, आपका मॉक हो गया, वट भी, वाइवा हो गया, सो वट भी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, इस नेचर के जितने भी एग्जाम्स हैं वो आफ्टर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद ही उसको शेड्यूल कॉलेज करेगी, कॉलेज शेड्यूल करेगी, कॉलेज उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करेगी, कॉलेज वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसका यूनिवर्सिटी से कोई शेड्यूल नहीं आएगा। तो कॉलेज के टच में आपको रहना पड़ेगा, कॉलेज आपको ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो है, इफ़ इन बिटवीन एग्जाम ड्यू टू सिस्टम फेलियर और एग्जाम विल रीस्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम, ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस विल बी सेव्ड। अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हो और ऑनलाइन एग्ज़ाम देते देते अगर आपका मान लो सिस्टम फेल हो जाता है, आपका मोबाइल, आपका नेटवर्क इशू आता है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, वट भी, अगर इस तरह के कुछ सिचुएशंस आपके आते हैं, तो जहाँ तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में सेव्ड है। आपका एग्ज़ाम जब भी आप स्टार्ट करोगे उसके आगे आपको उतना स्पेयर टाइम मिलेगा, और उस स्पेयर टाइम के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी ने जो स्पेयर टाइम दिया हुआ है वो स्पेयर टाइम, यानी सपोज आपका आधे घंटे के बाद हैंग हो गया, तो बाद का बचा हुआ आधा घंटा आपको मिलेगा। जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने हाफ आवर में कंप्लीट कर लिए हैं वो सेव्ड हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7 अप्रैल यूनिवर्सिटी के सर्कुलर के हिसाब से यूनिवर्सिटी 7 अप्रैल से मॉक टेस्ट अरेंज करेगी। ये मॉक टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का टेस्ट है। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम जब अटेम्प्ट करते हो, तो ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास ये जो सिस्टम है ये नया है, आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस है कि हाउ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे कंडक्ट होगा, ये सिर्फ उसका एक टेस्ट होता है। यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो कैसे आईडी डालना, कैसे पासवर्ड डालना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसके लिए लगेगी, वेब कैमरा लगेगा, आपका सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप पहले से टेस्ट कर सकते हो, पहले से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तरह का प्रैक्टिस टेस्ट है ये, और कुछ नहीं है, जो आगे आपको एग्जामिनेशन, मेन एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने के लिए हेल्प करेगा। हैंडीकैप स्टूडेंट्स विल गेट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर एग्जाम्स।
ये एक एडवांटेज है हैंडीकैप स्टूडेंट्स को, तो 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में टाइम अलॉट किया जाएगा। अगर आपने वो हैंडीकैप के सर्टिफिकेट्स वगैरह यूनिवर्सिटी को मेल किए हुए या आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में वो सिलेक्शन दिया हुआ है, then definitely you will get 20 minutes extra for that exam, that online exam. रिवैल्यूएशंस अवेलेबल नहीं होगा। एक बार आपने जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया तो आप रिवैल नहीं करवा सकते, चेक नहीं करवा सकते। तो रिवैल्यूएशन की कोई फैसिलिटी जैसे प्रीवियस एग्जामिनेशन सिस्टम्स में हुआ करती थी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रिवैल्यूएशन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। फिर अभी मैंने इससे पहले भी यहाँ पर बताया कि भाई जो 70 मार्क्स, अगर सपोज आपका 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम था, बट यूनिवर्सिटी अभी तो 50 मार्क्स ही कंटेन कर रही है, तो 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 70। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी। फॉर एनी क्वेरी स्टूडेंट कैन कंप्लेन ऑन sps.unipune.ac.in। तो ये sps.unipune.ac.in पर आपकी जो भी क्वेरीज है, आपको कुछ यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट करना है, आपको कुछ बताना है, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज ऑनलाइन एग्जाम रिलेटेड आते हैं, तो आप इसके थ्रू यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर मैंने कवर किया कि SPPU जो है वो उसने जो सर्कुलर इशू किया हुआ है, तो उसमें कौन से रूल्स कंटेन किए हुए हैं, कौन सी बातें उसने कंटेन की हुई है, ये मेनली इस यहाँ तक के प्रेजेंटेशन में कवर था। नाउ क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, MCQ क्वेश्चन पैटर्न होता किस तरह से है। तो MCQ क्वेश्चन पैटर्न जो है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन वो दिया हुआ होता है और उसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल, तो कभी कभी वो ट्रू फॉल्स में 2 ही ऑप्शंस हो जाते हैं। तो जनरली ये 4 ऑप्शंस इस तरह से अवेलेबल होते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को स्टेम कहते हैं। दिस क्वेश्चन विल बी टर्म्ड एज ए स्टेम। अभी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में 2 बातें हैं। कुछ ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है और कुछ ऑप्शंस जो है वो, एक ऑप्शन राइट है आउट ऑफ 4, एक जो ऑप्शन है वो राइट है और बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, दे आर टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टर्स। वो जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो डिस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं, और जो राइट आंसर है दे आर टर्म्ड एज ए की। तो मेनली आपको सर्च करना है उस की को। कैसे करना अभी आगे चलकर मैं इसको डिस्कस करने ही वाला हूं। तो क्वेश्चन पैटर्न जो आपका होगा वो इस तरह से होगा। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, स्टेम, डिस्ट्रक्टर्स एंड की। ये क्वेश्चन पैटर्न आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट, स्टडी फॉर MCQs। अब आप स्टडी किस तरह से करोगे MCQs के लिए। अभी तक जो आपका स्टडी पैटर्न था वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए था, बट MCQs के लिए आप प्रिपेयर किस तरह से करोगे। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो MCQ के लिए। उस प्रोसेस में सबसे पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पर अब आज से आपके पास जितने भी टाइम लिमिट है आपके पास एग्जामिनेशन तक, आगे शेड्यूल आने के बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि कितना ड्यूरेशन आपके पास, किस एग्जाम के लिए, किस पेपर के लिए कितना टाइम आपके पास अब अवेलेबल है। तो आपको प्रॉपरली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड जो है रीडिंग स्टडी कैसे करना, अभी मैं यहाँ पर वो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि रीडिंग के लिए क्या टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है नोट मेकिंग है। जो नोट मेकिंग में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो माइंड मैप कर एक टेक्निक है जो मैं नोट मेकिंग में अभी यहाँ पर आपको बताऊँगा। और एक और टेक्निक में आपको याद रखने के लिए जो है मेमोरी को शार्प करने के लिए या मेमोराइज करने के लिए आपके जो स्टडी मटेरियल है वो है फ्लैश कार्ड। तो ऐसे ये 4 जो टॉपिक्स है ये मेनली मैं आज स्टडी फॉर MCQ में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास अब बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप उस टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, तो सबसे पहले टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। और टू डू लिस्ट डेली का डेली आप एक डेली जॉटिंग आप बना सकते हो, एक नोटबुक पर आप लिख सकते हो या लूज शीट्स पर आप लिख सकते हो कि आज कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे स्टडी करना वो आगे अभी मैं रीडिंग में बताने ही वाला हूँ। बट ये सिर्फ एक प्लानिंग है। प्लानिंग मेनली आपको ये कर देगा कि आगे जब आप स्टडी करने बैठोगे तो आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होगा कि अभी मुझको इस टाइम में ये स्टडी करना है, इस टाइम में ये स्टडी करना है, इतना मेरे पास टाइम शेड्यूल है, इतना मेरे पास अवेलेबल है फॉर स्टडी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मेक अ टू डू लिस्ट बेसिकली। नेक्स्ट जो है रिव्यू द प्लान। आप जब भी प्लानिंग करते हो डेफिनेटली वो प्लान 100% फॉलो नहीं होता है। कौन से ऐसे डिस्ट्रक्टर्स थे, कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मेरा वो प्लान फॉलो नहीं हुआ, आगे उन डिस्ट्रक्टर्स को रिमूव करने की कोशिश करना और प्लान को रिवाइव करते जाना। हमेशा प्लान को रिवाइव करना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कीप विथ योर सेल्फ। वो जो आपका प्लानिंग है, आपका टू डू लिस्ट है, या तो आप अभी तो मोबाइल फ़ोन्स आपके पास अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे
एप्स अवेलेबल है, उसके थ्रू आप उसको टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ऑलवेज यू कैन कीप दैट मोबाइल विथ योर सेल्फ, आपके पास मोबाइल साथ में होता ही है, तो टू डू लिस्ट आपको, और ट्राई टू मेक अ स्क्रीन, आप उसका आज के टू डू लिस्ट का एक स्क्रीन बनाओ और वो आपके मेन जो स्क्रीन है उस पर आप हमेशा रखो, तब कि जब जब भी आप मोबाइल ऑन करो आपको वो आज का टू डू आपको क्लियरली दिखे। नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिफाई योर प्राइम टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स अलग अलग टाइमिंग्स में अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, तो हर एक का टाइमिंग अलग होता है। किसी को रात में स्टडी करना अच्छा लगता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है, कोई आफ्टरनून में कंफर्टेबल होता है। तो वट एवर भी टाइम, आपका प्राइम टाइम आप डिसाइड करो, आइडेंटिफाई करो, एंड देन डेफिनेटली गो फॉर दैट प्राइम टाइम। उस टाइम में आप आपका मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो या एक अच्छी तरह से आप स्टडी प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। दिस इज द मेन थिंग, आप वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड करो। डिस्ट्रक्टर्स मेनली कैसा है, आज मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वैरायटी ऑफ वेज में हमारे पास इंटरटेनमेंट सोर्सेस अवेलेबल है। बट इन इंटरटेनमेंट सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना फॉर द स्टडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्टडी को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इस इंटरटेनमेंट सोर्सेस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस टाइम को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, ये जो चीज़ आपको करनी है, डेफिनेटली आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन किया फिर छोड़ दिया, नॉट लाइक दिस। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज़ इस काम को करना है, रोज़ उस टू डू लिस्ट को बनाना है, प्रिपेयर करना है और उसको फॉलो करना है। लास्ट है रिकॉर्ड एंड रिव्यू। आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो और उसको रिव्यू कर सकते हो, बार बार आप उसको देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये प्लान किया था, बराबर सक्सेस हुआ, ये प्लान किया। तो रिकॉर्ड आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपके पास एक ये भी आपके पास रिकॉर्ड होगा कि कितना स्टडी हो गया है, कितना बाकी है, कौन से चैप्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किनको मैं प्रायोरिटी दूँ, किनको मैं छोड़ सकता हूँ। तो ये मेनली आप रिकॉर्ड एंड रिव्यू में कर सकते हो। सेकेंड जो है वो रीडिंग है। नाउ रीडिंग में मेनली एक टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस दैट्स टेक्निक नेम एज SQ3R। SQ3R, ये SQ3R क्या है? तो इसमें S स्टैंड्स फॉर सर्वे। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप मार्केट में जाते हो और एक नई नोटबुक आप परचेज करते हो, तो आप ऐसा तो नहीं करते डायरेक्ट जाते हो, पैसा देते हो, नोटबुक लेते हो और घर आ जाते हो। डेफिनेटली आप क्या करते हो, उस नोटबुक को लेते हो, उसको पहले ऑब्जर्व करते हो, बराबर आपके टॉपिक्स उसमें कवर्ड है नहीं है, बराबर वो चैप्टर्स जो आपको चाहिए, वो टेक्स्ट बुक जो है वो बराबर आपकी ही टेक्स्ट बुक है या नहीं है। तो ये चीज़ें मेनली आप स्टडी करते हो। यहाँ पर भी जब आप स्टडी करने बैठो तो डायरेक्टली नोटबुक उठाकर चैप्टर रीडिंग करने का काम नहीं करना। एक चैप्टर जैसे अगर आपको रीड करना है तो सबसे पहले यू हैव टू सर्वे उसके मेन हेडिंग्स, उसके सब हेडिंग्स, क्या कंटेन कर रहा है चैप्टर, दैट यू हैव टू एक ब्रॉडर व्यू उस चैप्टर का आपको सबसे पहले स्टडी करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट विल बी क्वेश्चन। अभी आपको रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, अभी आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि इस पर कौन से क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस मेनली अभी आपका पैटर्न है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सर्च करो उस पर कि कौन कौन से इस चैप्टर पर कौन से एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, या इस चैप्टर पर कौन से ऐसे प्रोबेबल एमसीक्यूज है जो पूछ सकती है यूनिवर्सिटी। देन डेफिनेटली गो फॉर द क्वेश्चन। एक बार सर्वे कर लिया, चैप्टर क्या है ये हमको पता चल गया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस को स्टडी किया, क्या क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस है, मेनली क्वेश्चंस को स्टडी किया। देन नेक्स्ट है रीड। अब रीडिंग आपको करनी है। रीडिंग करने के लिए एक बेस्ट वे ये है कि आप मार्कर्स का यूज़ कर सकते हो, पेन्स ले सकते हो, कलर पेन्स। कलर्स मेनली कैसा है, आपके स्टडी को अट्रैक्टिव बनाएगा। अभी आगे चलकर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा नोट मेकिंग की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टडी कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये रीड जो है आप अट्रैक्टिव बनाओ। पॉइंटर का यूज़ करोगे, पेन पेंसिल वगैरह का यूज़ करोगे तो आप अपना रीडिंग स्पीड उससे इंक्रीज कर सकते हो। आपका कंसंट्रेशन उस पॉइंटर की वजह से उस स्टडी पर जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंटर जो है, पेन जो है, बहुत सारे इस तरह से रीडिंग आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है वो रिसाइट। जनरली वी लाइक टू लिसन सॉन्ग्स। हमको सॉन्ग्स सुनना बहुत अच्छा लगता है और हम सॉन्ग्स गुनगुनाते भी रहते हैं, हम सॉन्ग्स गाते भी रहते हैं, रिसाइट भी करते हैं। डेफिनेटली जस्ट लाइक हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जो पॉइंट्स है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने पॉइंट्स को गैदर कर सकते हो। उन पॉइंट्स को आप रिसाइट कर सकते हो, उन पॉइंट्स को आप बार बार रिसाइटेशन में अगर आप रखते हो, बार बार उसको रिपीट करते हो, देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर आपको। ये याद करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मेमोराइज करने के लिए किसी भी चीज़ को रिसाइटेशन इज द बेस्ट टेक्निक। एंड लास्ट इज रिव्यू। जो आपने स्टडी किया हुआ है, देखो रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनली अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आपने जो स्टडी किया हुआ है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। रिव्यू मीन्स रिवाइज करना, बार बार आपको उसको रिवाइज करना है।
तो टाइम शेड्यूलिंग फिक्स करना, पहले तो प्लानिंग कर लेना कि भाई इतने चैप्टर्स, इतने सब्जेक्ट्स, इतने डेज, उसके बाद इतने डेज में मुझको इसको रिपीट करना है। तो प्रॉपर अगर आप उसका रिव्यू करते जाओगे, प्रॉपर अगर आप उसको रिपीट करते जाओगे, देन डेफिनेटली आपका जो स्टडी है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, आप मेमोराइज अच्छी तरह से कर पाओगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉर्मल हमारी जो नोट मेकिंग होती है, ये नोट मेकिंग जो है मेनली हम इस तरह से नोट्स बनाते हैं। तो ये जो नोट मेकिंग हमारा है ये बहुत ओल्डन सिस्टम है, और ये जो नोट्स है जनरली हम जब देखते हैं तो हमको पसंद भी नहीं आती, हम बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं बताते, हमको लगता है कि भाई ये बहुत बोरिंग है जस्ट लाइक। तो इसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, और ये एक प्रूवन टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जो टेक्निक्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये आप नेट पर चेक कर सकते हो। माइंड मैप्स कर कर आपको इतना वैरायटी मिलेगा, इतना वैरायटी मिलेगा। हाउ टू मेक एक सिंपल सा माइंड मैप मेकिंग मैं आपको कर कर बताता हूँ यहाँ पर, माइंड मैप किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो जनरली एक लैंडस्केप पेपर आप लोगे, उस लैंडस्केप पेपर के सेंटर में आप अपना मेन पॉइंट लिखोगे। मेनली आपको अभी यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट्स याद करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बेस आपको स्टडी करना है। तो मेनली आपको करना क्या है, मेन टॉपिक्स आपको लेना है और वो मेन टॉपिक यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है, ये मेन टॉपिक से आपको सब पॉइंट्स बनाने हैं, जो इसके मेजर पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स जो है वो मेजर पॉइंट्स, एंड देन फिर उसके अंदर जो सब पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स, एंड देन उसके अंदर और जो सब पॉइंट्स है, इस तरह से। तो ये जो माइंड मैप है मेनली कैसा है कि इसमें आप जो रिकॉर्ड करोगे वो सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स रिकॉर्ड करोगे। आपका जो पूरा 100% स्टडी मटेरियल जो होता है उसमें जो है सिर्फ 10% जो है वो काम का होता है। इसके एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई अगर आप एक 3 घंटे की मूवी देखते हो तो आप अपनी फ्रेंड को उस 3 घंटे की मूवी को सिर्फ 10 मिनट में बताते हो, मेन पॉइंट्स आप हाईलाइट करते हो। जस्ट लाइक आपको यही करना है, आपके जो टेक्स्ट बुक है, आपका जो मटेरियल है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, उससे मेन पॉइंट्स आपको निकालने हैं, मेन पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, और उन मेन पॉइंट्स को मेनली आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। इस माइंड मैप में आपको बनाना है। सिंपल सा माइंड मैप आप बना सकते हो। और अट्रैक्टिव माइंड मैप्स किस तरह से बनते हैं, ये कुछ उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है। इंग्लिश स्किल्स कर मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया हुआ है। इसकी 4 स्किल्स मैंने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वही अभी से पहले वाला ये जो प्रेजेंटेशन था यहाँ पर ये यही था, यही सब पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स को कंटेन करता हुआ ये माइंड मैप है। यहाँ पर मेन टॉपिक्स मेनली ये जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब मैंने उसके पूरे जो मेन वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को मैंने स्पेसिफाई किया है, साथ में उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड किए हुए हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब ये जो अगर आपका नोट मेकिंग इस तरह से अगर आपका नोट मेकिंग होगा, देन डेफिनेटली आपको ये नोट मेकिंग पसंद आएगा, आप इसको स्टडी करना चाहोगे। यू विल लाइक टू रीड लाइक दिस। आपको इस तरह से पढ़ना जो है वो आपको पसंद आएगा। साथ में आप ये जो अलग अलग पॉइंट्स है इसके लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो। एक इमेज के बारे में कहा जाता है कि एक इमेज हैज़ अ पावर ऑफ 1000 वर्ड्स। एक इमेज में 1000 वर्ड्स का पावर होता है। देन डेफिनेटली आप इमेज बेस उसको बनाओ। आपको वीडियोस देखना, आपको यूट्यूब देखना क्यों पसंद है, क्योंकि दे यूज़ इमेजेस बेसिकली। ऑडियो वीडियो एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना, पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना, उसको लिसन करना, उसको सुनना, ये मेनली आप कर सकते हो, माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट विल बी फ्लैश कार्ड। ये जो फ्लैश कार्ड है, ये फ्लैश कार्ड मेनली एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत इफेक्टिव है। ये स्मॉल से कार्ड्स होते हैं, मेनली आप सिंपल सा पेपर कटिंग कर वो कार्ड्स बना सकते हो। कलर्ड कार्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। वो जो कलर कार्ड्स हैं उन कलर कार्ड्स में मेनली क्या कर सकते हो आप, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो एक साइड उसका क्वेश्चन, दूसरे साइड उसका आंसर आप लिख सकते हो। ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हो, और एक साइड फॉर्मूला, एक साइड इस तरह से वर्ड मीनिंग्स, इस तरह से बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें आप उसमें कंटेन कर सकते हो। और ये जो कार्ड्स है ये स्पेसिफिक आपको वर्डिंग्स, जो आपको वर्ड्स याद करने हैं, जो आपको चीज़ें याद करनी है, उसके लिए एक बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। फ्लैश कार्ड्स मेनली क्वेश्चन फिलअप कर जैसे अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रीड किया, पहले मैं आंसर दे दूँ और देन टर्न कर मैं चेक करूँ कि भाई वो आंसर राइट है रॉन्ग है। जस्ट लाइक दैट इसका यूज़ किया जाता है। एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्लैश कार्ड एक टेक्निक है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू अटेम्प्ट। एग्जाम किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। तो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आप अपना जो क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि भाई 60 मार्क्स के लिए है,
60 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स के लिए 1 आवर है, दूसरे और जो भी इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने अगर दिए हुए हैं तो सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से रीड करेंगे। सेकंड जो है, रीड द स्टेम इंटायर क्वेश्चन केयरफुली। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं ना, एक दो वर्ड्स रीड करते हैं और आंसर ढूंढने में लगते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करो। क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में ही बहुत सारे क्लूज हमको मिल जाते हैं, जब हम आंसर सर्च करते हैं तो वो क्वेश्चन के क्लूज हमको मेनली काम आते हैं। तो ये क्लूज को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए, आंसर सही परफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आंसर द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। आपके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो क्वेश्चंस इजी लगते हैं उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मत छोड़ो। अभी आगे चलकर मैं वो बात बताने वाला हूं। तो आंसर द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, उससे क्या होगा कि आपके वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा, फिर टफ क्वेश्चंस को आप थोड़ा और टाइम दे सकते हो। मार्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू रीचेक। अगर आपको लगता है कि भाई अभी तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जनरली ये ऑप्शन अवेलेबल कर देती है, आपने कुछ क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिए, सपोज मुझको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डाउटफुल है, तो मैं एक जगह वो क्वेश्चन नंबर 15 लिख कर रख सकता हूँ, बाद में मैं उसको रिव्यू कर सकता हूँ। मुझको अगर लगता है कि क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से रीड करूँगा तो बाद में और वो अच्छे से आंसर आ सकता है। कभी कुछ देर बाद हमको क्लिक हो जाता है और वो आंसर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बराबर से। बट बी केयरफुल अबाउट टाइम, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो डोंट मेक हैस्टी वाइल आंसरिंग, चेक ऑल पॉसिबल आंसर्स। जल्दी नहीं करना, पॉसिबल आंसर्स को स्टडी करना, चेक करना एंड देन अटेम्प्ट द राइट आंसर। क्योंकि कैसा है यहाँ पर, या तो राइट या रॉन्ग, सिंपल इस तरह से होगा। रीफ्रेज द क्वेश्चन, कभी कभी हमको क्वेश्चंस कभी हम रीफ्रेज कर लेते हैं ना, कभी उसको बहुत अच्छे से नेगेटिव पॉजिटिव जो क्वेश्चंस जनरली होते हैं, तो उन नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस को अगर हम रीफ्रेज करते हैं बार बार, अगर थोड़ा अच्छे से हम उसको रीड करते हैं, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लू हमको मिलता है और हम उससे राइट आंसर तक जा सकते हैं। यूज रीजनिंग टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। अगर आप ये कोई आंसर्स को रॉन्ग कह रहे हो कि भाई ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है, तो उसका रीजन, प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि भाई ये इसका आंसर है, ये रॉन्ग आंसर इस क्वेश्चन के लिए, बट अदर बात इसके लिए ये राइट आंसर है, इस तरह से। तो प्रॉपर रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, वॉच फॉर क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स मेनली यहाँ पर ये जो क्वालिफायर्स हैं, इन क्वालिफायर्स में आपको, ये जो क्वालिफायर्स हैं, इन क्वालिफायर्स में मेनली आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि भाई जो भी, हाँ, मिनिमम जो क्वेश्चंस है, दैट मिनिमम क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड, उन मिनिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है, लुक फॉर ग्रामेटिकल एंड अदर लैंग्वेज क्लूज। ग्रामेटिकल और अदर लैंग्वेज क्लूज को आप देख सकते हो। ग्रामेटिकल और अदर लैंग्वेज क्लूज बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारी जगहों पर जब हम फिल करते हैं तो कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स वहाँ पर आते हैं, तो वो ग्रामेटिकल वर्ड्स को अगर हम चेक करते हैं तो वो क्लूज देगा कि भाई ये राइट हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट, गेस आंसर देन नॉट आंसर अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे सपोज मुझको 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस मुझको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उन 5 क्वेश्चंस को गेस कर लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इंस्टेड ऑफ आप उसको एज इट इज छोड़ दो, आप उसको एज इट इज वहां पर छोड़ दो, तो ये 5 क्वेश्चंस आप इजीली उसको अटेम्प्ट करो, मे बी उसमें से 2-3 राइट हो जाए, इस तरह से हो सकता है। डोंट लीव पेपर इनकम्प्लीट, वही बात है कि यहाँ पर अगर आपके 50 क्वेश्चन की यहाँ पर उसने वो दी हुई है, तो 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 45 अगर आपके राइट है और 5 में अगर आपको कुछ 19-20 है, देन डेफिनेटली आप उसको, अगर उसमें से कुछ भी राइट हो सकता है, कुछ भी राइट हो जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अनअटेम्प्टेड पेपर कभी नहीं छोड़ना, पेपर कंप्लीट हमेशा करना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस प्रेजेंटेशन को अपने और फ्रेंड्स तक और दोस्तों तक आप इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रेजेंटेशन का बेनिफिट उठा सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।